कि अब हम अपने ये प्रसाद साहब अभी नहीं आए हैं, उनको फोन कर रहे हैं हम। हर्षवर्धन साहब तो आ गए हैं और हम चाहेंगे कि हमारे चंद्रेश्वर धाम साहब, हमारे स्कॉलर साहब ये इसका शुरुआत करें और अपनी अमृत वाणी से इसका इंट्रोडक्शन शुरू करें। हमारे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को इंडिया में कैसे सस्टेन किया जाए, इस पर बहुत अच्छा पावर पॉइंट उन्होंने बनाया। चूंकि मैं बाहर में हूँ, so I could not make the video advertisement video because I could not get the time also. So लेकिन नहीं, मैं चाहता था कि इस पर एक वीडियो बना दूं, एडवर्टाइजमेंट वीडियो, लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन ठीक है, अभी जितने लोग आए हैं उतने से शुरू करें और फिर धीरे धीरे लोग आएंगे। मैं सबको फोन कर रहा हूँ और हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब को। खान साहब प्लीज अपने अमृत वचन से इसको शुरू कीजिए। हमारे कमल पीयूष साहब बड़े विद्वान हैं, उनका स्वागत करते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रसाद साहब की भूमिका मैं चंद्रशेखर खान साहब से करने की निवेदन करता हूं और हम लोग प्रोग्राम शुरू करें। अमिताभ सर, यहाँ बस भी 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और डॉक्टर कमल पीयूष जी के बारे में क्या बोले, ये ऐसे खिले हैं भारत में और विश्व के आयाम पर ही कि जो भी इनसे मिलते हैं उनके दिलों में छा जाते हैं और उनका दिल जहां जहां जाता होगा वहां स्वतः ये छाते रहते हैं। और वास्तव में पीयूष, ये जो अभी का जो विषय है, ये हम सबों के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए और दोनों इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेवलपमेंट में हॉस्पिटैलिटी का बड़ा योगदान है। और इनके जैसे व्यक्ति के आने से क्या हुआ है कि हम उन अनछुए जगहों को छू रहे हैं जिसमें असीम संभावना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि डॉक्टर कमल पीयूष साहब जैसे विद्वान व्यक्ति कि किस रेंज में वो पर्यटन करना चाहते हैं, लोगों का मनोरंजन, लोगों का जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है वो कहाँ जाके किया जा सकता है, इस पर विशेष खोज उनका है, उसके बारे में भी बताएं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने स्कूलिंग नेतरहाट से किया जिसका अमिट छाप हम लोगों पर है। और वसंत राय चौधरी जो बांग्ला फिल्म में थे, उत्तर पुरुष की शूटिंग वहीं हुई थी। तो चूंकि उनके हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी स्कूल प्रीफेक्ट के चलते मेरी थी, तो मैं उनसे एक दफा पूछा कि कश्मीर जाते हैं, शिमला जाते हैं, लेकिन आप नेतरहाट आते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये मेरा बजट कम में होता है और जो शिमला और कश्मीर में मैं लूंगा वो मुझे नेतरहाट में मिल जाता है। और मिल जाता है आप जैसे दोस्त, बच्चे से लेकर के बड़े तक। तो ये आप ये देखेंगे कि लोगों को इसकी जरूरत है। पर्यटन जब पहला जाता था तो इसे ज्ञान का साधन मान लिया जाता था, लेकिन आजकल पर्यटन स्थल पर जाकर के भी लोग अपना बजट भी बढ़ा लेते हैं और उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जिन चीजों को वो फिर उनसे बोला। तो मैं तो अपने थोड़े बहुत राहुल सांकृत्यायन जी के को पढ़ते उड़ते रहते हैं, तो हम लोग भी छोटे मोटे घुमत कर हैं आसपास के। आज हम लोग बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर a person who has got eminent personality in the field of hospitality industry. Wherever he has gone, he has brought a sense of development. And now this is very, very important, which has been chosen today, is sustainability. जो टिकाऊ नहीं होगा, पहले लोग बोलते थे जो बिकाऊ है कि नहीं,
लेकिन बिकाऊ चीज भी यदि टिकाऊ नहीं है तो वो टिकता नहीं है। सस्टेनेबिलिटी की शुद्ध हिंदी है टिकना। तो कैसे मनोवृत्ति का विकास हो, कैसे जगह का विकास हो, और कैसे हम एक सस्टेनेबल माइंडसेट भी तैयार करें कि सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, enhancing the quality of life, and it becomes a source of knowledge. तो विद्वान के सामने, एक्सपर्ट के सामने तो स्वागत ही किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। तो मैं बड़े प्रेम से, बड़ी उदात्त भावना और सद्भावना से इस चीज को रख रहा हूँ, क्योंकि आजकल में बुद्ध का जो ज्ञान वगैरह जो हुआ था और प्रचार प्रसार हुआ था, उसमें भी लोग समय दे रहे थे, और महात्मा बुद्ध ने सब कुछ भ्रमण कर किया और उनका सब कुछ गाछ के नीचे हुआ, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। और वो अभी कैसे लोगों को उनके ज्ञान का, उनके जन्म का, उनके प्रवचन देने के स्थल को किस रूप में, जो यदि वो वहां नहीं गए होते तो शायद उस जगह का वो रूप और स्वरूप नहीं होता जो है। तो ऐसे हर जगह में कुछ विशेषता होती है, वो हमें ढूंढनी पड़ती है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमल पीयूष, तो हम चाहेंगे कि हम लोग उस पीयूष को प्राप्त करें जो निकलता तो है मल से लेकिन हो जाता है कमल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और स्वागत, और हम लोग तत्परता और प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके अद्वितीय वचन का। सो अमिताभ जी, now the session could be given to Dr. Piyush, please. ओके, थैंक यू सर। हम लोग बहुत आभारी हैं अपने कंडेश्वर खान साहब के अमृतवाणी का, और मैं अब डॉक्टर कमल पीयूष साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना व्याख्यान शुरू करें विषय पर। हम लोग 12 आदमी हो गए हैं, अभी और भी आदमी आने की उम्मीद है, तो हम लोग वेट करेंगे। हम लोग जैसे आएंगे ज्वाइन करवा लेंगे, लेकिन अभी कमल साहब प्लीज शुरू। धन्यवाद, बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद अमिताभ प्रसाद साहब और डॉक्टर चंद्रेश्वर खान साहब, और मेरे को ये मौका देने के लिए। बहुत सुंदर शब्दों में मैं जितना डिजर्व नहीं करता उससे ज्यादा मेरे बारे में खान साहब ने बोल दिया। मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया, और बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने प्रबुद्ध वक्ता के बात बोलना और कुछ भी करना। तो मैं बड़ा अपने आप को हम्बल्ड फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। अब मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। अपना जो टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम अछूते भी नहीं है और अनभिज्ञ भी नहीं है। इस वक्त एक ज्वलंत विषय है पूरे दुनिया में। अभी रिसेंटली COP28 भी प्रधानमंत्री ने हमारे होस्ट किया था, अटेंड किया था दुबई में। तो वो एटमॉस्फेयर के बारे में है बेसिकली। तो जिस प्रकार से एक पूरा ही मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की बात सुनते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात सुनते हैं, तो वो मैंने इसको होटल्स के कंटेक्स्ट में इसको लिया है। इसमें भी क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना पड़ता है, तभी जाके एक होल मास बनेगा और एक मतलब उसका टोटल इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर आएगा। अभी तो समस्या संसार में बहुत है, लेकिन हम अपने अपने सेक्टर में ही अगर काम करते रहे, अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहे, तो वो हमें पूरे विश्व को लाभान्वित करेगा। और इस वक्त समस्या ये है कि हिंदुस्तान में कोई कार्य होता है तो वो कहते हैं कि अटलांटिक पे बर्फ पिघल गई। हिंदुस्तान में आप रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो पता चला कि अटलांटिक में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। तो इतना ग्लोबल है जो मोदी जी का एक है कि 1 प्लैनेट 1 फैमिली 1 अर्थ। तो वो ही बात को समझते हुए हम लोगों को इस विषय में बहुत ज्ञानी अपना समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, और हम हर एक को अपने अपने तरीके से प्रयास करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम जितना हम
इससे इफेक्ट होते हैं, ऐसी सारी दुनिया इफेक्ट होती है। जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, वी आर वन पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, सो हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो थोड़ी अवेयरनेस इसमें होनी चाहिए। मैं सीधा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे आता हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफी कार्बन फुटप्रिंट्स क्रिएट करती है। उसका कारण है कि इसकी नेचर ऐसी है। अभी एक स्टडी जो कॉर्नल होटल सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्किंग इंडेक्स है, उसके अनुसार ये एक फिगर है 14,624.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर ईयर जनरेट करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जो कि ऐसा समझा जाता है कि पहले ये कहा जाता था टूरिज्म स्मोकलेस इंडस्ट्री है, कि वो यहाँ पर कोई समस्या नहीं क्रिएट करती, लोग आते हैं यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं चले जाते हैं, हमें पैसा मिलता है, ना कोई फैक्ट्री लगानी पड़ती है। लेकिन अब वो पता चला कि वो ऐसा नहीं है, स्मोकलेस इतनी भी नहीं है। इतनी ट्रैवलिंग करते हैं लोग, गाड़ियां आती हैं, वो हाइड्रोकार्बन बर्न करती हैं, होटल्स चलते हैं, उनके अंदर दुनिया भर की एनर्जी कंजम्पशन होती है, वहां से वेस्ट निकलता है, दुनिया भर का नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट निकलता है, तो वो भी काफी समस्या क्रिएट करता है। तो इस डायरेक्शन में एक हॉस्पिटैलिटी के में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक मूवमेंट शुरू हुआ है बहुत जबरदस्त, जिससे कि होटल्स को सस्टेनेबल बनाया जाए क्लाइमेट वाइज। तो इस पे कार्य हो रहा है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये इसमें रिडक्शन करने की पहल ऑलरेडी शुरू हो गई है, कि पिछले 5 साल में 2015 से 2020 तक 10% रिडक्शन इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट था उसमें होनी शुरू हो गई है। सो पीपल आर क्वाइट अवेयर, इंडस्ट्री इज क्वाइट अवेयर एंड दे आर अपफ्रंट विद ऑल दिस डिटेल, जिससे कि ये इसको कार्बन एमिशन को कम किया जा सके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहूंगा। धन्यवाद। इसमें जो हाई कार्बन फुटप्रिंट क्यों क्रिएट होता है, हम वाटर ज्यादा यूज करते हैं, ये भी एक जनरेट करता है। पानी जो जनरेट, पानी को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी आता है, पानी की साइक्लिंग प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है और हम उसको वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, होटल्स बहुत जबरदस्त ऐसा जगह है कि जहाँ पे पानी की बहुत वेस्टेज भी होती है और यूसेज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े एरियाज हैं, कॉमन एरियाज हैं, बड़े बड़े गार्डन हैं, उनमें वाटरिंग करनी है। अब कोई भी आप होटल पे जाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जाएं तो वहां पे गार्डन भी ग्रीन हो, एरिया भी साफ सुथरा हो और टॉयलेट में भी पानी लगातार चल रहा हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इसकी इंडस्ट्री की नेचर ऐसी है जो कि हर चीज की यूसेज बहुत ज्यादा करती है। वाटर यूसेज इज ऑन एक्सट्रीमली हाई साइड। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी यूसेज इज ऑल्सो वेरी हाई साइड। बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, उसमें एयर कंडीशनिंग करनी है। आप जैसे ही होटल में, भले ही आप बाहर 45 डिग्री से अंदर घुसेंगे तो आप चाहेंगे कि घुसते के साथ ही आपको तुरंत ठंडक का एहसास हो जाए। तो उसके लिए बड़े हैवी एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं जो कि बहुत बिजली खाते हैं बहुत। उसमें से एक वो गैस भी जो यूज होती थी पहले, ऑल्दो उसमें काफी चेंजेस हो गए, जो कि बताई जाती है कि वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही थी। अब वो तो खैर फेज आउट हो गई है क्वाइट एन एक्सटेंट। अब वो उसकी नई जो गैसेज आई हैं वो दे आर नॉट नो सॉर्ट ऑफ दैट हार्मिंग ओजोन लेयर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बहुत ज्यादा होती है। फिर प्लास्टिक का यूसेज बहुत ज्यादा है। हम लोग मिनरल वाटर की बॉटल्स के साथ काफी फेमिलियर है हर जगह पर। अब तो कोका कोला और पेप्सी भी कांच की बोतलों से खत्म होकर प्लास्टिक बॉटल्स में आ गई है। फिर आप होटल में किसी रूम में जाएंगे, आपको हर चीज प्लास्टिक में पैक हुई हुई मिलेगी। इवन जो बाथरूम स्लीपर्स हैं, टॉवल मटेरियल के बने हो रखे होते हैं, वो भी एक प्लास्टिक के पैकेट के अंदर पैक्ड होते हैं। जितनी एमेनिटीज हैं टॉयलेट में हैं, जितनी भी हैं, वो सब प्लास्टिक बॉटल्स में पैक्ड होती हैं। हर चीज के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, जिससे कि वो फ्रेश न्यूनेस का वो आपको फीलिंग दे कि मेरे को फ्रेश चीज मिल रही है। ग्लास भी अगर रखा होगा कांच का, जो धुल के रखा होगा, उसको भी प्लास्टिक के उसमें पैक करके रखा जाएगा, जिससे आपको फीलिंग होगी भाई ये धुला हुआ है, फ्रेश है, अनयूज्ड है। सिमिलरली वाटर बॉटल्स हैं, फ्रिज में लगी हुई हैं, तो प्लास्टिक का यूसेज बहुत ज्यादा है। इवन बैक एरिया में भी, जैसे किचन वगैरह में सारा सामान, अब जैसे कुछ भी है, वेजिटेबल्स हैं, वो कट करके रखी जाती हैं, उनको सेग्रीगेट करके रखा जाता है, प्लास्टिक के पैकेट्स में, पॉलीथीन पैकेट्स में पैक कर करके रखी जाती है, जिससे कि जितनी आवश्यकता है उतना निकाल लिया जाए। फिर पेपर का यूसेज बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ हर चीज, काफी चीजें जो है वो पेपर का बहुत यूसेज है। हर चीज में पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। हर चीज के लिए आप बाहर अपना मेन्यू लटका देते हैं, तो उस तरीके से पेपर की यूसेज भी बहुत ज्यादा है। पेपर की यूसेज में सस्टेनेबिलिटी की, वैसे पेपर बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसमें जो ट्रीज की कटिंग है
जो ट्रीज यूज करते हैं पेपर पल्प वगैरह बनाने में, वो एक प्रॉब्लम है। फिर एक एलिटिस्ट बिहेवियर है, जो कस्टमर है उसको बड़ा शौक है कि भाई मेरे को हर फैसिलिटी पूरी मिले, अगर पानी का नलका खुला है तो खुला है, मेरा क्या जा रहा है, बिजली जला दी, रूम में पहुंचते ही आपने सारी बिजलियां जला दी, एसी फुल ऑन कर दिया, पानी खुला है तो खुला है, जो भी चल रहा है, तो मतलब एक एलिटिस्ट बिहेवियर है। यू एक्सपेक्ट इन व्हाइल वी गोइंग टू अ होटल, इट इज अवर नेचुरल मेंटालिटी, वी एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग शुड बी टॉप शॉट, irrespective whatever we think इससे कितना फर्क पड़ जाएगा, but each drop matters. Then the building design, बिल्डिंग डिजाइन सब पुराने होटल्स का ऐसा है कि आप कम स्पेस में ज्यादा स्पेस की यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है, तो उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। यू डोंट गेट नेचुरल लाइट, यू डोंट गेट नेचुरल एयर, यू एटमॉस्फेयर हैज टू बी कंडीशन, देन इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी सॉर्ट ऑफ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लाइटिंग। अभी आप होटल्स में जाएंगे तो कॉरिडोर्स, वो दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, बीच में कॉरिडोर है, इट डजंट गेट लाइट फ्रॉम एनीवेयर, so the 24 hours by 24/7 lights remain on. So that is one of the problems, pitfall of this thing, problem. Building design is another problem. अब वो पुराने hotels जो हैं उसमें it is impossible to sort of demolish them and create a new structure. Although नए hotels बन रहे हैं, उसकी बात भी हम आगे चल के करेंगे। Please next slide please. Thank you. तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है इसको सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, वो है कि पहले तो लीडरशिप कमिटमेंट होनी चाहिए कि आई शुड, लीडरशिप जो है होटल्स की, दे शुड थिंक, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, इंडिविजुअल ओनर्स का भी रोल है, जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका भी रोल है, एवरीबडी हैज अ रोल, दे शुड हैव अ कमिटमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। देन the stakeholders engagement is very important. Stakeholders means those who are supplying the material, those who are buying the material, those who are customers. Everybody is responsible for this thing. Everyone has to be engaged, so that sort of the normal natural climate is created, normal movement is created. Then sustainable strategy has to be made. So how are we going to reduce the wastage of water, how are we going to reduce the usage of water, इसको हम आगे देखेंगे। Then इसकी reporting and documentation very important, so that we understand how far we have done and what else is left to be done. It's a huge process, हम उस पे आते हैं बाद में, मेरे पास है उसकी डिटेल भी, तो I'll discuss that in a subsequent slide. Then continuous improvement is required. You can't do it one day we have done, fine, we have done and then it is over. We have to continuously keep on doing it. Today if we have done something, tomorrow we should do a little more than that. If we have been able to reduce the uncyclable material, non-sustainable material by 10%, next month we have to do 12%. So progressively every year we should try to improve the sustainability index by 10%. So then only we can achieve sort of zero emission, zero carbon emission, zero to nahi hoga, but a sustainable level. Then the next thing is focus for sustainability in hospitality. Now what is required is sustainable tourism practices are required, green hotels are required. This is easier said than done, because then the hotels become very difficult to construct. You need lot of space, lot of open areas, and then it has its own problems. Although there is a movement, and ITC is one of the organization which is in forefront, Indian Tobacco Company, which has its own hotels, and there are sort of new hotels which are being built, or those which are being remodeled are being made on these green lines. Then sustainable food practices means, number one, first of all, you buy local food. Your food coming from 100 kilometers, 200 kilometers, 300 kilometers, you are using sort of sitting in Delhi, you are trying to get food from Gangtok, or you are trying to get food from Darjeeling. That is sort of by itself counterproductive, because so much fuel is being spent on getting it. So as far as possible, sustainable food practices also means that you use food prepared and grown through organic process, so that less of pesticide, less of chemical fertilizers and things like that are used while producing these foods. And in your own place also, when you are working, you should work in such a way that not much of wastage happens. Food recipes can be made in such a way
so that sort of most of the parts of the fruits, vegetables, everything is utilized in some way or the other, rather than wasting a major part of it. Then sustainable tourism certifications are happening now in India and world over. There are organizations which do that. Then sustainable tourism policies are required to be implemented by Government of India, so that hotels are encouraged to follow the tourism sustainable practices and bring about more reduce carbon emission and bring about adopt more sustainable practices in the field of tourism. Thank you, sir. Next slide, please. Then approaches for this are, we have to do energy conservation, water conservation, waste reduction, sustainable food practices, as I said earlier, green transportation and community engagement. In this, basically we have to think ways and means of reducing the consumption of all these things. Energy conservation, as I said, green hotels to be made, and there are latest what you call power efficient equipments like LED lights. Then in air conditioning also new technologies have come. Then in other things like transportation and all, we have to change our mode to more sustainable transportation methods. Then water conservation, there are modern equipments which reduce the usage of water, like sort of instead of a spout you have a shower. Then when sort of people are promoted, people are educated to use more of water through the bucket while bathing. Then in the waste closets, waste water removal, the special equipments are there which use very little water. In urinals also, plus toilets also, everywhere the modernization of equipment is happening, new innovations are happening. So hotels are required to adopt to them. Then in very small thing which we have, sort of, we must have all seen, there is a key card. When you go and insert it into your room's switch socket, the lights come on. And when you go out of the room, you take out that card and lights go off. But that's a very primitive thing. Now modern things have also come which need to be adapted, which, sense the person in the room and automatically switches on the air conditioning system, switches on the light. Then there are movement control lights in the corridors and things like that. Then green transportation, I've discussed, people are promoted to use, sort of green transportation, especially when you employ people. Large number of employees are there generally in hotels where 500 room hotel employs generally something like 2000 employees. So you can promote things like, sort of, they should be living nearby, they should be somewhere in the vicinity, or if they are coming from same location, they should be asked to use, common transportation. Company can provide them with, common transportation like buses and all to match with their shift, so that, we reduce emission. Then community engagement means, people living around that area should also be sensitized for, sort of helping, because they should not, sort of create negativity in and around that area. There can be a lot of pitfalls, there can be a lot of problems which need to be set right by engagement of the community. Then at action required are, sort of, we need to replace single-use plastics with usable alternatives. This was also the theme of our Prime Minister when he was, addressing, I think last year in the UN, that, single-use plastic should be removed from usage, or it should be made reusable, or it should be made recyclable. Then implementing recycling program, reuse, recycle, reduce. This is the theme which needs to be adopted. Everything that is there, when you are wasting paper, don't throw it in the dump. Any kitchen waste should be composted and utilized as a garden manure. All the water coming out of laundry should be processed and chemically processed and, reutilized in showers and maybe even toilets, things like that. Then recycling is a very big thing which requires to be done. Use biodegradable plastic these days, sort of, if you can understand, you can see scientifically polythene is something, plastic is not recyclable, but cellophane, which is made from bamboo, is recyclable. So instead of all packings, wherever possible,
if you replace it with cellophane, that is a biodegradable product. Similarly, a lot of effort is going on to identify products which are recyclable and which should be brought for use into the industry. Then reducing packaging waste. There are a lot of times, sort of lot of decorative packaging happens, which is ultimately a waste. So we need to understand that wasted, either it should be reusable packaging or it should not be used. Then educating the guest is something very, very important. Sorry, guests should understand that they should be, by small signages like, switch off the lights when you are leaving, or turn the tap off when you are finished, or, sort of similarly, they can be asked, to reduce the usage of linen, like if they are continue to stay for 2 days, maybe you don't change the bed sheets every day. If a guest wants, if he wants to use his towel next day, if one person is living and he wants to use his towel next day, so instead of going for laundering, he may not, sort of throw it down. He should put it back on the pad or on the towel rack so that he can use it next day, saves on so much on laundering. Then micro actions which are required to be installed or implemented are single-use plastic bags, reduce single-use plastic bags. Then plastic straws is very big waste, sort of. They are very small in nature, but become a big bulk. Then plastic water bottles. These days, there is a movement where plastic water bottles are getting eliminated practically all over. So glass bottles which are washed, sterilized and refilled for supply to guests, whether in restaurants, whether in public areas or in their rooms and anywhere else. So plastic bottles are practically going out of fashion because of this sustainability issue. Usage of plastic cutlery, especially when people are traveling or something, when they use and throw. So probably you must have all seen wooden cutlery is also coming into fashion. And there is a movement now, food industry is working on creating edible cutlery and crockery. So after you finish eating, you can eat that spoon. Or after you have finished your tea, you can eat that cup, which is made of something similar to a cookie. So that thing is also coming. So plastic cutlery is to be eliminated. Plastic food containers, wherever possible, should be replaced by glass containers or any other material, or plastic which is of durable nature, not single-use plastic, which can be perpetually used year after year or time after time. You don't have to throw it away after one use. So that is one factor. Single-use plastic needs to be eliminated. That is a very big health hazard. Plastic packaging, as I said, sort of is very important. We need to replace that with paper packaging, which is more biodegradable. Of course, that is also a challenge to sustainability, but still it is better than plastic. Then plastic toiletry containers, which we use in hotels quite, regularly. Instead of that, now glass bottles are coming, or they are being eliminated. They are being given only on demand. So glass bottles are being replacing all those plastic toiletry containers. Thank you, sir. Then what are the pitfalls? It's easier said than done. It is very difficult to incorporate all these things, because number one, everything is expensive. Plastic bottles are probably cheaper than the glass bottles, but in the long run, probably it will be much cheaper. Then existing building is a pitfall. It is a problem. It is a constraint, because you can't change them overnight. You cannot, sort of, suppose you have a hotel which has been constructed in a matchbox style, and there is no way to circulate air, or air conditioning has to be provided. If there is no light coming from anywhere, it has been built in such a way that inside areas are not, open to lighting. So that is another problem. Then non-availability of materials is a big problem, because you see, we are easier said than done. We may say that we can eliminate the plastic and we can eliminate these detergents. Detergent is another very big factor which is, causing pollution when they go into the circulation, into as a waste, when it goes into water and it eventually reaches the gets drained into the rivers. Detergents. So non-availability of materials which are bio-friendly
and biodegradable is a big problem. Any hotels we have seen, you know, wherever they try to work on this, they come across a very big roadblock. Then fixed mindsets, everybody wants it his way on way. We had been doing it for years, so it is very difficult to change. The change is, you know, sort of difficult. Inertia is there, mental inertia is very strong. Then guest resistance is also there. Guest feels, you know, I am paying so much, goes to a big hotel where he's paying anything like 5 to 15 to 20,000 rupees per night for one room. So he expects everything, you know, his own way. He doesn't want to. He says, "What if water flows? What should I? Why should I bother?" Although that mindset is changing, and people are also becoming, you know, more educated and more conscious towards this sustainability issue, but still some resistance is there. Then I would like you to click on this, sir, with control button. No, the previous one. The previous one. This one. I wanted to show you, or you can open one of those brochures. In India, now that movement has started, those two attachments I have sent you, sir. HAI magazine is there. Engage magazine is there. I'd like to show you what is happening. A lot of work is being done on this at present, and which shows in these articles which have been published by this in this magazine. I am sorry for this technical glitch. I am, you know, sort of facing some problem in my laptop or whatever network. I am speaking from Not my seen, screen not mobile seen. phone. Pardon? Screen not seen. Not clear. Screen. Screen. It's not coming on screen. Yes, there's some problem. Oh, earlier it came through when you Yeah. I tried it. So these are the pitfalls of technology. My mobile laptop is not taking the my voice. I am speaking to you all through my mobile phone, and presentation is through laptop. So I am working through dual mode, and I requested Mr. Jha to make this, you know, sort of slideshow run, which I sent a WhatsApp. In fact, on the group, I have sent the WhatsApp of all these things. You can have a look at it. Why I wanted to show that magazine was, you know, it has got articles on sustainability. This Engage is a magazine which is published by Hotel Association of India. And Hotel Association India is the association of all the large hotels in the country. Most of the hotels are its members. With the CEO of Taj Group, Mr. Puneet Chhatwal, its president, and Mr. Dej Barua, yeah, I think it is coming through somewhat. This is the brochure of Green Key. Green Key is an organization which does the audit of sustainability audit of the hotels. At present, it has the mandate to audit sustainability audit of Accor group of hotels, which runs Ibis hotels and many other hotels all over the country. They are at present they are in the process of auditing them, and there is a big process. You know, sort of there is a 80-page list and listing all the factors which are required to be modified to improve sustainability in the hotel. So Green Key is one of the organizations which is run by the body called environment something, and which is headed by Mr. Kartikeya Sarabhai, who is the son of Mr. Sarabhai, the eminent scientist of the country. He is the head of it, and they are running this Green Key movement in which they audit all the hotels for their sustainability. So this is a wonderful movement, and they have prescribed the methodology to go for it. This is Foundation for Environment and Education, environmental education. Incidentally, environment has become a very burning issue even in the hospitality education. Recently, they have brought this subject, information, environmental science, in the first semester itself of hospitality course. So all these details are there. I think you can, at your leisure, go through this. This is the Green Key brochure, and the other thing, that magazine, Engage magazine, was there, in which all the hotels have given the idea initiatives which they have taken.
large hotel chains like Leela and Taj Group and Morya and all, they have given this Engage magazine is there. If it open, just try, sir. Yeah, page by page. Yeah, it is very small. It is not visible very nicely. Can we expand it, sir? It's very small. We can just like a mobile. Okay. Mobile It's like a mobile. sometimes. Yeah. So it has got articles from various organizations. Now there are, sustainability managers are being appointed by the hotels because it's a burning issue now, and probably government is required to take an initiative in this. Now I was talking to some people today also. They say government has yet to incorporate this as a part of their requirement. They are not mandating it as a sort of compulsory requirement to become sustainable for the hotels. But anyway, eventually it will happen. Similarly, I have a huge criteria given by this Green Key organization for hotels, which gives all the details. If we can go to next page, sir, further down, this is a obituary for Mr. M.S. Oberoi, who was the head of the Oberoi Group. P.R. Oberoi, sorry. Okay, it is not very visible. I'm sorry, because pitfalls of technology, I had made this, sort of. Anyway, thanks a lot. Any questions? I think it was very simple, nothing big about it. Only thing, little bit awareness I have created by giving you this small presentation, very humble presentation. This is I do not know. It will not work from here. C Start Green Key certification. This was an article in ET Hospitality World, which shows sort of how many hotels have picked up this detail. If you access this link, you will find that article. It is there. So this is an international global collaboration, which is sort of with international hotel groups. This was a program which was attended by me also. बस सर इतना ही है, ये नीचे कुछ और आर्टिकल आ गया ऊपर ही है. So if there are any questions, sir, I will be glad to answer. Hopefully I should be able to. It was basically sustainability is sort of required in all parts of life, anywhere and everywhere, in each and every sector, whether it is industry, production industry, whether it is petroleum industry, whether it is services industry, anywhere and everywhere, transport industry, there is a lot of awareness now. All the vehicles are becoming electrical vehicles. In Delhi, practically, they have been ordered to convert all hydrocarbon-based commercial transport vehicles into electrical vehicles. So that is happening. Awareness is there. So I thought, in my humble way, we can sort of discuss about hospitality sustainability in hospitality industry. Sir, good evening, sir. That's a very good presentation. We can, because I'm a retired principal scientist from the Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden, was the former CEO of Plant Sport. So, okay, I am worked on this. Actually, ethnobotanist, but already in the field work, mostly on field. Yeah. So, as you say, we can talk so many things, but we can the implementation stage we fail. Why? Yeah. That is because rules should be strictly adhered to. First is these points are very relevant. In Kerala, in other parts also, because plastics are used for tarring mixed with other things. Okay, plastics. These plastics are recycled for tarring purposes. And second is that in earlier days, I don't think it as a job. In earlier days, you can see in Tamil Nadu, the people laugh at them as Kaya Sanji. That is a cloth bag with the emblem of a Asafoetida. So there was a time when no plastic, people have survived at that time also. But absolutely. Now, see, it is not a job.
Then people know how to. There was no recycling or anything like that. In foreign countries, even you can see they are carrying paper bags instead of plastics. So, though we have created so much of awareness on plastics, still it is going on. Why they are not preventing? We can say that, as you said, single-use plastics can be checked. Plastic has got its own uses, but in this case, we have to see that very difficult. We have to take a decision to reduce plastics to the maximum. Okay. That's because I have seen that. That is why I am telling this thing. But that we can speak, but in the implementation stage, we fail unless the government, the state as well as the central government, takes a serious. Also, now we have hoardings. See, in Kerala, I see so much of hoardings are there. It's creating that much pollution. These are the reality. Though on the other side, we are creating. Yes, the same people are speaking against hoardings, and at the same time, they are putting all these hoardings also. So this is the things we have to watch, and so. Action is more important than preaching. That is That is my point of view. Thank you. Nice presentation, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Actually, plastic is a wonder material. Actually, if you see, if you introspect and understand, plastic is a wonder material if used for durable usage. Because if you see, look around, if you look around, the life would have been different, very difficult without the plastic. I understand, the way crates are made, way things are made, but it should be used judiciously. Using it for plastic bags to carry vegetables and sort of packing milk in it. You go to market to buy something, you don't even carry a cloth bag with you. Yes, that is the point. That's a real problem. See, wherever necessary. Like this, sort of the computers or mobiles that we are sitting with, they are all majorly plastic. Yes, because plastic and nylon, when it came initially, it was considered to be wonder material. Yes. The way things can be done with it, the way it can be utilized, it's a wonder material. There is no doubt about it. But it should be used judiciously. For durable purposes, for durable materials, it's a very good idea. But for repeated and single use, it is a bad thing. That is what is creating havoc. Now it is, sir. Another, it is now it is a fashion. That see, bamboo. Now so many persons are bringing up, companies are bringing up bamboo straws and all these things. But it don't have long-term effect. Absolutely. It don't have long-term effect. You see. Because it is a destructive. Again, destructive, and the cost of one straw will cost some 2 rupees. Okay. Yes. So no, like sort of, if you use a durable plastic bottle for while you are carrying, sort of when you are going anywhere, you carry a water bottle made of plastic, that is fine, perfectly all right. There is no problem about it because it is light, it is, it doesn't break. You can happily carry it along with you wherever you go. But carrying a bottle, buying a bottle of mineral water outside and just dumping it there, that is a bad thing, to do. Of course, now steel bottles. Sir, now steel bottles. Now I see more people are taking on steel bottles. Okay, that's a good sign. Look at the spirit of the whole thing. Using a bottle which you are using day after day after day is not causing any problem. But we don't know the reaction, what the plastic will do with hot water. See, people are taking hot water inside plastic bottles. So what will be the reaction? Okay. We can take copper bottle these days, sort of. There is somebody in Assam which has made bamboo bottles also. Okay. I think they have made bamboo bottles which are equally good, they are totally waterproof. He has made entirely with bamboo. And they are very good to use, sort of. I have not come across yet, but maybe we'll find sooner or later getting sold here also in Delhi or somewhere.
So, but sort of judicious use is that what makes sense. We had become totally bad in our practices that we were using these polythene bags for everything. You see now in Kerala, so many streams are there. These are all clogged with these plastics. Absolutely. Creating a menace, actually. Yes, absolutely. You are right, sir. That's right. Yes. Sir. But so many steps have been taken to stop use of plastic things, polythene and other things, and now you are telling that for sustainability, plastic materials are very useful. Yeah. As a durable material, it's a good thing to use. There is no harm in it, but there has to be a plastic is inhygienic, Plastic is inhygienic, Hygiene And wise, yesterday I had gone here in Ghana in one Italian restaurant, and I saw that I was taking ice cream. They were making this candy cap, candy cap by flour, and फ्लोर का बना तो उसमें आइसक्रीम डाल के दे दिया तो वो तो about plastic edible containers also. Plastic edible containers also you have discussed. Yeah, so is it not crockery and cutlery is coming containers, so I do not know. Not edible plastic containers, but edible, as I know. For example, cone ice creams. It is a biscuit. It is a biscuit shape, so it can be taken as such. We cannot. We don't want to throw it out like plastics. Okay, that's a good thing. Okay. Kamal Sahab has discussed about this plastical edible containers also. Okay. No, I sustainability about edible cutlery and crockery. Like a cup, as you go on drinking the tea from it, you keep on biting a piece of the cup also, which is made of a cookie like a biscuit only. Acha. Not plastic. And then there is a spoon, sort of you eat with that spoon, and once you finish eating, you eat that spoon also. Which is again something similar to a biscuit. That is okay. Prasad Sahab has also come. So Prasad Sahab, I have thanked you so many times. Thank you. So we want to listen from you also. We are obliged by your presence. Prasad Sahab. Sir, unmute. Yes. Yeah. Thank you very much, Amitabh ji. It's nice hearing you all the way from Ghana and with a speaker from that land in Africa. Many of us, I would say about myself, not many of us, do not have much knowledge about this country, except that the name Nkrumah is associated with it a long time back as a student. But then when you hear of any country of Africa, there is a natural curiosity to add to your knowledge, because that is, by and large, we know a lot of things about America and European countries, but not much about African countries. I don't know how the curiosity which I would like to bring to the attention of the speaker of the day, who I believe is from Ghana, or he is stationed in Ghana. It's not related, my question or my curiosity is not related to hospitality industry. So if I am permitted to extend my desire beyond hospitality industry, not absolutely unrelated, then I would like to know, how is tourism doing in Ghana? That's one. And, what is the kind of tourism that exists between India and Ghana?
Secondly, please educate us if to the something about how Ghana is its economic growth is doing. I believe there is some source of petroleum found in Ghana, and how is it contributing to the economy of that country. This is all I you have given me the liberty to put my question or in the form of a request to learn something about the that I raised. I will be grateful. I'm sure the people who are very well versed in the hospitality industry, they would be knowing everything about the economy because they contribute to the economy. So that is all that I wanted to say, and over to the speaker. And I joined much late, but I'm sure that it has been an excellent talk, and I have also been grateful. Thank you very much. Thank you, sir. If I think there is a little confusion. I am not in Ghana. I am in Delhi. Mr. Amitabh Prasad is in Ghana. He can enlighten you about all the questions that you have asked. Sort of. So that's why I said that I joined late. Yeah, no, it's okay, sir. You have joined. That's a big thing for us. We are thankful for your joining. I can understand your occupation. Yeah. But I am not in Ghana. I am in Delhi. I have never seen those part of the world. It's okay. It's okay. Both of us are like, looking for the same. Mr. Amitabh Prasad can guide us about all these things that you have asked about the economy and all those questions that you have. He is better. Very good question also. I was in Cheetah Travels when I was young. I was in Cheetah World Travel in Kolkata. So I was working there as accounts officer. So I worked for 2 or 3 years. So tourism helps in strengthening the economic power of any country also. So this Africa, Ghana was economically very poor previously, and it was sunk perhaps financially. They were going to be liquidated, but after some time, it is flourishing. So many outside business, so many outside people, restaurant and other people. Yesterday I had gone to this Italian hotel, and day before that I had gone to some other hotel where my son had taken American hotel. So many tourist people are coming. People of here are very simple. Okay, there are so many industries also. There is no pulling also. Tourism business is just helping in strengthening the economical position of Ghana. So economically, we cannot say that Africa is very powerful. India is better than that, but here's people are very humble, very cooperative, very associative, and they used to help, and they used to help each other also, cooperate others also. So there is no hindrance in growing any business here in Africa, as I realized in this 10 days. This is my 10th or 11th day. So I'll be here staying for further. So my son will be able to tell you about more about this, because he is chartered accountant also. He is in pharmaceutical industry. तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, और लोगों को एक सबसे बड़ा चीज है कि हम इंडिया में ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे ग्रोथ को, बिकॉज वीआईपी के उन्होंने कहा था कि हम यदि हमने अकेले बिजनेस शुरू किया
और हमारे इतने एनिमल हो गए, एनिमी हो गए कि हमको ग्रो करने में बहुत दिक्कत हुई। हरगोविंद खुराना ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में जब ये लोग, जब उनको नोबेल प्राइज मिला, तब ये लोग गए तो उनसे मिला, उनके असिस्टेंट ने कहा कि यदि हम sorry if I introduce yourself to Dr. खुराना, I may lose my service। तो यहाँ पर जो हम लोगों में आपसी जेलच है, ग्रीडीनेस है, ये यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिला। और होटल के बाद कोई किसी से टिप मांगने नहीं जाता, इतना अच्छा बिहेवियर करते हैं लोग। मार्केट में गए, लेकिन ये बहुत महंगा है, इट इज वेरी, बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ टमाटर हमने 400 रुपया किलो यहाँ मिलता है, 400 रुपया किलो टमाटर है। आलू भी बहुत महंगा है, सब चीज हम लोग कभी एक दो बार बाजार भी गए। तो इकोनॉमिक पोजीशन में ये लोग पुअर नहीं है, दे यूज्ड टू एंजॉय द लाइफ, बट दे आर आल्सो नॉट बेगर, आल्सो बेगर भी नहीं है। और दूसरे का कुछ मतलब दूसरे को कुछ डैमेज किए बिना ये खुद भी ग्रो करते हैं। आप भी जियो, हम भी जियो, ऐसा हमको ये 10 दिन के इसमें लग रहा है, और हमारे ख्याल से तो हमको अच्छा लग रहा है। और वहां पर देखा इसके ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल कंट्रोलर, तो वहां पे जितने इंडियन और पाकिस्तानी एम्प्लॉइज हैं, इंडियन और पाकिस्तानी एम्प्लॉइज ही वहां पे पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं, जिससे दिस घानियन पीपल हेट इंडियन पीपल्स आल्सो, पाकिस्तानी पीपल आल्सो। ये घर जिसमें हम लोग रहे उसका किराया करीब $1200 है, तो $1200 ये घर देने में भी ये लोग हेजिटेट करते थे, वी विल नॉट गिव दिस हाउस टू इंडियन, तो या और पाकिस्तानी। तो ये लोग जा करके, हम लोग अपने तरफ से, अपने टेंडेंसी के हिसाब से, और हमारे यहाँ भी जो इंडस्ट्री डाउनवर्ड्स जाता है, जो हमारे वेंचर, जो हमारे आगे बढ़ने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, उनका पैर रोक दिया जाता है, गलत गलत इल्जाम लगा के, गलत हो करके उसको उसके गुडविल को यूटिलाइज करते हैं और उसके गुडविल को इनकैश करना चाहते हैं, लेकिन खुद और उसके स्टैंडर्ड को डाउन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। बट हियर वी हैव सीन दैट व्हाटएवर फाइनेंशियल पावर दे हैव गॉट, उसमें ही वो संतुष्ट हैं, उसमें ही वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी को किसी से मतलब नहीं है, लेकिन अगल बगल में एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। किसी से भी कोई परिचय नहीं, हेलो हाउ आर यू बिजनेस, हाउ सर्विस इज गोइंग ऑन, हाउ इट मच, एकदम एक तरह से एकदम अपने की तरह मिलते हैं, जो हमारे इंडिया में बहुत कम दिखता है। तो हमारे ख्याल से इसको यदि एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर अफ्रीका में आ जाए, तो ये हमारे ख्याल से बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इंडिया की कमी तो हम लोग खुद इंडियन हैं, जानते हैं, और कमल साहब तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, और वो उसको और अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। और यदि हम लोग अपने निगेटिव एटीट्यूड को स्टॉप करें, तो वी कैन ऑल्सो ग्रो लाइक एनीथिंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर राइजिंग ऑल्सो, and in spite of so many hindrances, people जो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने बल पे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस तरह से प्रयास करने वाले यदि यहाँ भी आ जाए और उनको सपोर्ट दिया जाए, तो अफ्रीका इज अ वेरी गुड कंट्री। रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं भी एक रास्ते में कोई गंदगी नहीं है, रास्ते में कोई थूक नहीं सकता, ट्रैफिक कभी उतना जाम नहीं होता है, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। तो हमको तो अच्छा लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है। मुझे आज देखिए अच्छा लगा हमको, आपकी 11 दिनों में इतनी अच्छी बातें आपने वहाँ देखी और उसको कम्युनिकेट किया। अब मैं तो बिहार को देखते हुए हमको आश्चर्य, बिहार मतलब हमारा पटना ऐसा है, हम क्या बताएं। हम तो बहुत चेष्टा करना शुरू किए। आई रिटायर्ड इन 2015
और ट्रेनिंग डेवलपमेंट का जो मैंने दौरा नशा जो वहां पे लाया, सीएम हाउस में भी मैंने प्रोग्राम कराया, गवर्नर हाउस में भी मैंने प्रोग्राम कराया, और मेरे रिटायरमेंट के बाद किसी ने नहीं कराया। और जब कुछ कराने जाइए वहां पैसे की बात आ जाती है, पैसा ये करो वो करो वो करो। अभी हम लोगों का ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये जो हम लोग का वेबिनार चल रहा है, मैंने एक्सपीरियंस जो लोग अपने नॉलेज और स्किल को कितना बढ़िया से और कितनी ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं, हम लोग को हर तरह का नॉलेज हो रहा है। और 2015 से 2023 8 बरस तक कोई डीओपीटी का, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई थेम्स वैली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम नहीं हुआ। ओनली मनी, मतलब बस मनी की बर्बादी, रुपए की बर्बादी। अभी कौन बीके पाठक कौन आए हुए हैं, वो क्या क्या रविवार शनिवार हर दिन ऑफिस खोल करके लड़कों का एकदम मनोबल और उसका उत्साह इतना कम किए हुए डिपार्ट में। और पता नहीं हम लोगों के यहाँ जितना करप्शन है, शायद उतना करप्शन मतलब हमने अभी तक तो अफ्रीका में नहीं देखा। Oh my goodness! अरे आप तो एकदम हम लोग, you have made us feel so small that even a country about which I knew nothing seems to be doing, or at least the people are doing better. एक दो बातें वो आपने कही, उसका इकोनॉमी से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, और जो मुझे अच्छी लगी कि सब अच्छे से हैं, मजे से हैं, एंजॉय सब मजे से हैं। और टूरिज्म बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यहाँ पर इतना अच्छा है, एक दूसरे को पोलाइटली। सर मिस्टर प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद, एक मेरी हम्बल सजेशन है। आपने एक जो ओवरव्यू हमें दिया घाना का, वी कांट लेट यू गो लाइक दैट। आई थिंक सर मिस्टर प्रसाद, आप इनको कहिए कि एक ना प्रेजेंटेशन देंगे घाना के ऊपर नेक्स्ट टाइम। ही शुड गिव अस अ कंप्लीट। ओके, हमने मनोज कपूर साहब से बात किया है, डायरेक्टर साहब, बेसिकली ही इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। He is agreed. No, he told that he will be giving a small presentation on this economical condition and this difference between similarity and dissimilarity of India and Ghana. तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए राजी हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई वाज थिंकिंग दैट टुमारो आई विल बी कंडक्टिंग दैट, नो, बट फॉर टुमारो ही हैज नॉट सेंड मी द फोटोग्राफ। यहाँ से मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लग जाता है। और हर डे एवरी डे शाम को हम लोग निकलना चाहते हैं, तो जैसे अब आज नहीं निकलेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इंडिया जाने के बाद भी जिन लोगों से अभी मेरी नई संपर्क हो रही है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करके ये प्रोग्राम जरूर कराऊंगा। He has agreed and he told that I'll be making PowerPoint presentation or I'll be briefing all the things, no, about the similarity and dissimilarity economically or otherwise also। घाना और इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ये आपने कमल पीयूष जी ने जो बात प्रपोजल दिया है, ये होगा, बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल ठीक है, हमने बहुत लुक फॉरवर्ड टू। चलिए, बहुत अच्छा। We'll look forward to another round of talk. This new speaker is Mr. Manoj Kapoor. He is also from Delhi, from Punjab also. अच्छा, और मैं चाहूंगा राकेश भट्ट जी, यू हैव रिटन अबाउट तन्मय दास also, he is tourism expert in Bhubaneswar. Tanmay Das, you want to say something about tourism business? Tanmay Das ji, how is the tourism business in India and how can it be financially we can make it strong? Tanmay Das ji नहीं है वो, तो राकेश भट्ट जी please tell us, you are from Jammu and Kashmir. Yes sir, राकेश भट्ट। हाँ सर, बहुत कुछ जितनी भी डायमेंशन हो सकते थे सर ने पहले ही क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं 2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं सर कि जो एक नया कंसेप्ट है वो रूरल टूरिज्म का, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। अभी मैं एक प्रोजेक्ट एडीबी के साथ कर रहा हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए टूरिज्म बेस्ड का। तो उसमें जो हैंडीक्राफ्ट है या बहुत सारे जो
हर्बल मेडिसिन हैं, या उनकी जो एथनिक कल्चर है, ड्रेसेस है, हैंडीक्राफ्ट सिस्टम है। तो अभी तक जैसे हम टूरिज्म की बात करते हैं, तो जो अर्बन सेक्टर है या जो भी अर्बन फ्रेम है, हम उसको लेके बात करते हैं, या रिलीजियस जो भी हमारे नेटवर्क्स हैं उनकी बात करते हैं। अगर हम रूरल टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट करते हैं, एक तो हम डाइवर्सिफाइड जो है फ्यूचर है उसकी बात कर लेंगे। सेकेंड चीज ये है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी डेवलप कर पाएंगे हम। जो रूरल माइग्रेशन है, जो अर्बनाइजेशन को एक तरह से मतलब बैडली इफेक्ट करता है, उसको भी थोड़ा सा मिटिगेट कर पाने में सफल हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम रूरल टूरिज्म को विकसित करेंगे, तो जो लोकल इकोनॉमी है वहां पर उससे जितने जुड़े लोग हैं, जैसे अगर कोई शख्स जो है माइग्रेट करता है, तो आमतौर पे जो यंग पर्सन ऑफ द फैमिली होता है वो माइग्रेट करता है अपने जॉब के लिए, या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर अर्निंग सोर्सेज के लिए, और बाकी फैमिली मेंबर का कंट्रीब्यूशन कम हो पाता है। तो अगर हम इस सेक्टर को भी इम्प्रूव करेंगे, तो एंटायर फैमिली जो है कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, और जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या इस तरह के जो भी फ्रेम है हमारे स्किल डेवलपमेंट से लेकर, और जो भी हमारे रूरल इकोनॉमी के सोर्सेज हैं वो भी होगा। और जो डिफरेंट टाइप के कल्चरल इश्यूज होते हैं सर, या कल्चरल जो ब्यूटी होती है, वो भी एक दूसरी जगह फैलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ खास जगहों की कुछ खास ब्यूटी होती है, चाहे उस कल्चर को लेके हो, या हैंडीक्राफ्ट को लेके हो, किसी फोक चीज को लेके हो, वो बाहर पहुंच नहीं पाती है, वो टैलेंट बाहर नहीं जा पाता, वो हुनर बाहर नहीं जा पाता। तो हम उसको भी प्रमोट कर पाने की स्थिति में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हेलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सजेशन है। रूरल टूरिज्म में भी हमारे बिहार में बहुत, लेकिन हम क्या बताएं, इसमें और इतना ज्यादा लोग बस खाली बस पैसा 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 करते रहते हैं। मतलब नालंदा में जा करके वहां पर हमको वीडियो की टूर, IAS का टूर, सब जगह हम लोग देहात में गांव में ले जाते थे। गांव के वहां पे होटल में रुकते थे, वहां के खाना को खाते थे, वहां की इकोनॉमिक बढ़ाने की चेष्टा करते थे। हम लोग वाल्मीकि नगर गए, IAS को लेके मैं खुद गया था वाल्मीकि नगर। तो इस तरह, और वहां पे पूरे बम्बू का घर बनाया हुआ है, बांस का घर बना हुआ है, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर। हम लोग 3 दिन रुके। लोकेश कुमार को IAS है, वो हमसे पढ़े भी हुए थे, ट्रेनिंग टेक्निक हमने उनको पढ़ाया था। उन्होंने वहां पर इतना सुंदर 3 दिन का समय बिताया। और ठीक है, हम यहाँ अफ्रीका में भी बिता रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक मतलब क्या है, ये एक तरह से मॉडर्न अर्बन बना दिया गया है इसको। है तो ये रूरल एरिया ही, लेकिन इसमें सड़क वगैरह को इतना बढ़िया बना दिया कि पटना इसके सामने ही नहीं ठहरता है। पटना इतना डरती है, इतना ये, मैंने हम अपने जगह को गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करें, वहाँ सफाई का, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम, और इतने बड़े बड़े बशर आते हैं वहां पर, मंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं एम्स की वजह से, और हम उसको मतलब सब कोई मिल करके कोई स्टे ले ही नहीं पाते, और कोई भी डिसीजन लेने में इतना टाइम लग जाता है। आपने जो अभी बताया तो ये इस बारे में, रूरल टूरिज्म के बारे में बहुत अच्छा बताया, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे दीपक कुमार जी हैं, दीपक कुमार जी भी बहुत सारा, और AK सिन्हा साहब, ये सब लोग, कितना उनके सब लोगों ने कहाँ कहाँ देहात में ले जा करके हम लोगों ने भ्रमण किया, वहाँ का स्टडी किया, वहाँ पे केस हिस्ट्री बनवाया उन लोगों से, सब लिखवा करके थीसिस अपने पास में रखा। BK सिन्हा साहब थे, हम लोगों ने बहुत काम किया था उसमें। लेकिन ठीक है, अब आप सोचो कि खाली मतलब ट्रेनिंग के एक्सपर्ट पूरे बिहार में अमिताभ प्रसाद तो नहीं होंगे, इसके मतलब हमने उस डिग्री को ले लिया है। तो हम यदि रहते तो हम बहुत से आदमी ट्रेनर को और खड़ा कर दिए होते, लेकिन देख रहे हैं कि वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया। 14 करोड़ 40 करोड़ इधर लुटा दो, उधर लुटा दो, उधर लुटा दो, इसमें इतना लगा दो, इसको उतना दे दो। अरे हम जो सिस्टम, हम क्या बताएं, हम इसमें खुल के बोल भी नहीं सकते। और एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात हम क्या करें, इंडस्ट्री है तो इसमें हमारा आदमी घुसना चाहिए, हमारा चेयरमैन जाना चाहिए। SFC की बात, SFC में कुछ दिन थे,
तो इसका समझ, लेकिन हाँ ये यदि ऑनेस्टली और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जब ये रूरल टूरिज्म का सपना को पूरा किया जाए तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत जगह है। जैसे राजस्थान गया मैं, राजस्थान में जो टूरिज्म का जयपुर में एक है जो पूरा राजस्थान का, अरे पटना में भी एक घूमर बनाया है रेस्टोरेंट राजस्थान का। तो कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल एग्जीबिशन करके कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल खाना पीना, कल्चरल संगीत, इसका एक्सचेंज हम लोग इंडिया में ही करें तो ये रूरल टूरिज्म बहुत डेवलप करेगा। अर्बन टूरिज्म तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, शहर में बड़े बड़े शहर में भी हम लोग रह चुके हैं, वहाँ पे बहुत डेवलप हो रहा है। हम चाहेंगे डॉक्टर विजयनाथ झा जी कुछ सजेशन देना चाहें, हालांकि वो गम के मूड में हैं। विजयनाथ झा जी आप कुछ बोलना चाहें तो बोले। राधा कृष्णन ऑल्सो वी एक्सपेक्ट सम सजेशन फ्रॉम यू। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि अभी आपने लास्ट में बिहार की कुछ चर्चा की, कुछ हैंडीक्राफ्ट की भी आपने चर्चा की, तो मेरा यही कहना है कि डिफरेंट सर्किट्स भी यहाँ पर हैं, रामायण सर्किट, सीता सर्किट, फिर बुद्धा सर्किट या और भी सर्किट्स बिहार में उसकी चर्चा हो रही है, आपको खास करके पर्यटन के संदर्भ में। तो इसमें कुछ जो डिटेल में इस पर प्रकाश डाला जाए, ये क्या हो सकता है बिहार में, क्या हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स में। ये कमल साहब बताएंगे क्या? कमल साहब, I was working for Bihar Tourism also for 2 years as their consultant. तो एक तो राकेश भट्ट के लिए मेरे पास मैसेज है, if you connect with me, I will be able to sort of give you some ideas, and if you want we can come and work for you in Northeast also, because I have certain ideas which sort of I failed to get implemented in Bihar, whatever is the condition of Bihar is, as Mr. बट प्रसाद साहब ने कहा वहाँ तो कुछ होता नहीं। हाँ जी सर, मैंने कुछ काम किया है, खास करके यहाँ का जो सिक्की आर्ट है, और कुछ मैंने मखाने पर भी काम किया है। और सिक्की आर्ट जो यहाँ का है, खास करके भेटीभर प्लांट से बना हुआ, पहले तो ट्रेडिशनल सिक्की, मौनी, पौती, बिरहड़ा वगैरह बनते थे इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर, लेकिन अब एकदम एक्सक्विजिट वॉल हैंगिंग्स बनाए जा रहे हैं, खास करके 2 जगहों में। एक धीरेन्द्र कुमार दास जी हैं, आपको ये मधुबनी जिले में रामपुर गांव है उनका, तो एक्सक्विजिट जो उन्होंने वॉल हैंगिंग बनाया है, मैं समझता हूं कि काफी इस पर किया जा सकता है। एक ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन भेटीभर सीमैप लखनऊ में हुआ था 2011 में, जहां मुझे जाने का मौका मिला था, और उस वक्त उन्होंने शुरू ही किया था इसको करने का। तो वहाँ पर काफी साइंटिस्ट थे पूरी दुनिया से, और एक मेडागास्कर के एक व्हाइट साइंटिस्ट थे, और वो जो वॉल हैंगिंग थी, मैंने जब मेरा अपना प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो मैंने रख दिया था टेबल पर, और 10-15 मिनट का जो मेरा प्रेजेंटेशन हुआ उसी दौरान सबका सब बिक गया। और वो जो मेडागास्कर वाले थे वो आए, मैंने कहा अब तो बिक गया, अब क्या हो सकता है, तो उन्होंने $100 मुझे दिया कि आप जा करके वहाँ से भिजवा दीजिए। और यहाँ जो आर्टिस्ट थे मैंने उनको दिया, और उन्होंने फिर उसको भिजवाया, और बाद में मैंने पूछा कि आपने क्या किया, डॉलर को भिजवाया, बनाया, तो उनका कि नहीं, मैंने इसको फैक्सिमाइल के तौर पर इसको रख लिया है, और मैंने इस आर्ट की वजह से पहली बार जीवन में हमने डॉलर देखा। और उनका बहुत ही हाँ, उन्होंने अभी तक उसको रखा है, उसको बनाया नहीं उन्होंने। तो उसकी इतनी अपील है, खास करके सिक्की आर्ट की, और ये जो उसका जो ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म था वो, और अब जो नया फॉर्म है वॉल हैंगिंग, सब जगह राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, सब जगह हो जाता है, और काफी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी देखने की जरूरत है, ये भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। जी, एक्चुअली क्या है सर, ये टूरिज्म में ना हमने एक बड़ा वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था बिहार में। हाँ, तो वो कुछ हुआ नहीं अभी, बट अदरवाइज आई हैव ए ह्यूज प्लान। जो भी किसी भी एरिया में टूरिज्म, जो अभी मिस्टर राकेश भट्ट कह रहे थे, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि रूरल टूरिज्म नहीं हो पा रही है ठीक से, और वो माइग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमी नहीं ठीक हो रही है। तो आई हैव गॉट ए प्लान, सॉर्ट ऑफ हजारों इसमें सबसे बड़ी बात है कि हजारों लोगों ने इसमें ट्रेनिंग ली है, और इनोवेटर वो जरूर हैं, धीरेन्द्र कुमार जी इनोवेटर जरूर हैं, और हर साल मैं समझता हूँ कि स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड उस पर दिए जाते हैं, है ना। तो उसको ज्यादा ही प्रमोट करने की जरूरत है, उसमें इतनी अपील है, टूरिज्म अपील है, जो उसको देखना चाहिए।
अभी तो सर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट के भी प्लान्स हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली भी है, हाँ, उसमें हाँ, भी किया जा सकता है काम। रूरल टूरिज्म पे भी काम है, फिर वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वाला भी प्रोग्राम है, होम स्टे वाला प्रोग्राम है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। फिर वो एक हमने प्लान बनाया था जो इट डिडंट टेक ऑफ वहां पे बिहार में, कि भाई एक टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, व्हेन टूरिस्ट कम्स हाँ, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो हमने प्लान ये किया था कि या तो पेट्रोल पंप्स या जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ ना उनको टॉयलेट डेवलप करने का मैंडेट दिया जाए, एंड वी में पे देम समथिंग आइदर एज ए कैपिटेशन चार्जेस कैपेक्स के लिए या उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए, दे शुड अलाउ द टूरिस्ट टू यूज इट, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास। अगर somebody wants to connect with me, Mr. Rakesh Bhatt, if you are listening, you can connect with me, we can help you out, you know, sort of give you some ideas, and if you want we can come there. I have worked for 2 years in Bihar government also as a consultant for tourism and hospitality, तो डेफिनेटली maybe सर आई we विल can do कनेक्ट। something there. इस इलाके में मिथिला पेंटिंग और सिक्की आर्ट, ये दो 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 इंडेवर्स हैं जिनको कि बढ़ाया जा सकता है। अरे सर मिथिला पेंटिंग है आपकी, मधुबनी पेंटिंग है आपकी, सिक्की आर्ट है आपकी, और भी दुनिया भर की चीजें हैं सर, वहाँ के डांसेस वगैरह हैं, इतनी दुनिया भर की चीजें हैं विच कैन बी प्रमोटेड, बहुत हाँ, हाँ, हैंडीक्राफ्ट एग्जैक्टली। वगैरह है। आई थिंक डॉक्टर प्रसाद अकवी महेश्वर प्रसाद साहब कुछ कहना चाहते हैं। एक सवाल मैं फिर पूछना चाहता हूँ, if you don't mind। अभी मैं गूगल में देख रहा था कि पर कैपिटा इनकम ऑफ घाना इज ऑलमोस्ट द सेम एज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, $2,200 तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इस कंट्री के बारे में बहुत कम जानकारी है, और जो प्रसाद साहब कह रहे थे तो उसमें कुछ लगता है, संभावना है। मैं तो बिल्कुल इग्नोरेंट हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, लेकिन तभी जो बातें प्रसाद साहब ने की, अमिताभ जी ने, तो उसमें कुछ हमको ऐसा लग रहा है कि संभावना है कि वो कंट्री अच्छी तरह से बढ़ रहा है आगे। पॉपुलेशन तो कम होगा ही मेरा ख्याल है, ऐसा मुझे मालूम नहीं है, आप बताएं। मैं पूछना चाहूंगा तो अमिताभ जी से, अगले कुछ दिनों जब वो रहेंगे घाना में, तो वहाँ महिलाओं की क्या अवस्था है, जरा ये जानना चाहेंगे। महिलाएं एकदम फ्री हैं, एकदम हम तो दोनों में कोई मैंने कुछ असमानता देखते ही नहीं। मेल और फीमेल एकदम एक्टिव रूप में ऑफिस में काम करते हैं दोनों एम्प्लॉयड हैं और दोनों काम कर रहे हैं। अब हमारे बगल में, घर के बगल में, ये उन लोगों ने एक महिला ने अपना ये खोल रखा है, ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। ऐसे हमारे बिहार में भी, पटना में भी बहुत सी महिलाएं इसको कर रही हैं, इस बिजनेस को, और अच्छा चल रहा है और महिलाएं सुरक्षित भी हैं। और एक चीज और बताएं प्रसाद साहब, हमने महसूस किया ये देखने में तो काले काले हैं, लेकिन इनका मन जो है भीतर से काला नहीं है। ऊपर से काले दिखते हैं लेकिन भीतर से काले नहीं है। ये अब हम लोगों के यहाँ सब लोग गोरे, सब अच्छे हैं, सब दिखने में अच्छे हैं, एकदम लालची है। और एकदम कोई भी काम करो, काम का पैसा, घंटे में कितना कमाते हो, दिल्ली में तो बहुत होता है, घंटे में कितना कमाते हो, या तुम 6,000 रुपये घंटा कमाते हो, तुमसे बात करो। हमने अपने मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइफ में देखा है, 6,000 घंटा कमाते हो तो हमसे बात करो, नहीं तो नहीं। और वो कमाने का जरिया कुछ भी हो सकता है, पुअर ऑल्सो, हाँ, और कमाने का जरिया कुछ भी हो सकता है। चाहे ऐसे एक वो खोल लो, ट्रस्ट खोल लो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूट खोल लो, चाहे वो एक इंडियन ही है या पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसका मतलब कि उनका उनकी जो धारणा है बिहार हिंदुस्तानियों के प्रति, वो कैसी है? हमने बताया ना कि हिंदुस्तानियों के प्रति उनकी धारणा अफ्रीकन लोगों में अच्छी नहीं है। अच्छे लोग मतलब हिंदुस्तानियों को कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर जगह अपना मतलब, अब ये लोग क्या बताएं, अब उसमें
अब घर लिया तो घर के अंदर कर दिया, घर तोड़ ताड़ दिया, बनाया नहीं तो उसको नहीं किया। यहाँ के लोग इंडियन लोगों को घर देने में बहुत ही चकते हैं, लेकिन वो अपना मालिक अपना पावर दिखा के, मालिक भी अफ्रीकन ही है और अरबपति है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो होल वर्ल्ड में उसकी बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो और ये ईमानदार है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहता है। हम लोग किसी का कोई एक पैसा किसी का नाजायज लेना नहीं चाहते, न किसी का एक मतलब एक गिलास पानी, या जो करप्टेड होते उनके घर खाना भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते। इस तरह के सिद्धांत से हम लोग पढ़े बड़े हैं, लेकिन हमने तो अपना जिंदगी गुजार लिया, लेकिन बेटा भी गुजार रहा है उसी तरह से। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का भी आशीर्वाद है। बेटी भी अपना IDBI बैंक में अच्छा मैनेजर पोस्ट पर है, अच्छा अपनी ईमानदारी से भगवान के दया से अच्छा कर रही है। अच्छा है, ये लोग ग्रो करेंगे। अब अच्छी बात है, हम लोग सब जोशी जी कुछ नहीं बोले आज, बहुत प्रभावित। जोशी जी हाँ नहीं अमिताभ जी नहीं, मैं हमको सुन तो रहा हूँ, अच्छा लगा। बहुत सुन रहा हूँ, और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ हमने पे। जितनी व्यापार की बात बताई, वो आप जरा सा उस पे और थोड़ा लाइट डाल हाँ मैं दीजिए। बिल्कुल उस कैसे पे ट्रेनिंग भी एंड कहूंगा, डेवलपमेंट बिल्कुल को हमने कहूंगा। कैसे बढ़ाया था। हाँ हर दिन दूरदर्शन में, हर दिन इन लोग ये पेपर में हम लोगों का नाम आता था, बड़े बड़े लोग आते थे। अब कुछ नहीं होता। हाँ नहीं ये बिल्कुल बताइए सही जोशी। बात है, सही बात है। और सर अमिताभ जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो सस्टेनेबिलिटी है, ऑन दिस वी कैन से देयर इज अर्जेंट नीड। Climate change demands action. Hospitality's impact on resources is significant. और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, going green saves money and attracts eco-consciousness guests. Also, hotels with solar panels and green roofs show the way, which we wait for the future. And last one, I could say collaboration for success. Together we can build a sustainable hospitality in future. और जो आज का जो भाषण था डॉक्टर कमल पीयूष जी का, बहुत अच्छा था। प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रोफेशनल वे में उन्होंने किया। एंड डॉक्टर कमल पीयूष जी का बोलने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे कि प्रसाद साहब ने पूछा कि घाना के बारे में बताओ, तो सिमिलरली आई वाज आल्सो अंडर दिस impression that he is speaking from Ghana. The same question I was also interested to ask him, but the way he answered that is gave a very some sort of humor. The way he spoke and the way he answered, really it gives a lot of some kind of happiness to a person who is listening. So he has got a what we call as a emotional intelligence. How you tackle the situation. That is only you inherited. That is the God gift. So that is, thank you, Dr. Kamal Piyusha. And this emotional intelligence, for this there is a presently it is much judged as higher value as compared to the IQ. Even these days interviews, whosoever the government sector or private sector, they are interested to select the person who have got a high IQ, a high EQ, like you people. So the credit goes to Amitabh Prasad ji. Or Amitabh Prasad ji, what I will say that this comes only experience only. Na? IQ can you learn many books, solve questions, you can increase IQ, but EQ cannot be increased. This is experiential based, and EQ has got a connection with self awareness. Self awareness, what are our strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Then comes the self regulation. Self regulation is much is better. To acquire this sort of skill is difficult as compared to the self awareness. And third comes the social skill. How many people are joining you? I have seen कि जब हमारे झा साहब, विद्यानाथ झा साहब आते हैं, तो कम से कम 50-60 लोग आते हैं सुनने उनको। तो दिस इज कॉल्ड एज सोशल स्किल। मतलब you have a ability to join or to have a connection with a lot of person. So and the fourth one is the
empathy. So if four abilities are there, then only the EQ comes. जो अमिताभ प्रसाद जी ने कहा कि आप में एक ऐसी एबिलिटी है कि सर, अखबारी माहेश्वर प्रसाद साहब यहाँ बैठे हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बॉम्बे में रहे और बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने लंबे समय तक कार्य किया, भारत सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी थे। सर यहाँ पे कहना चाहेंगे जैसे अमिताभ प्रसाद जी ने जो वर्क किया बिहार में, really it was he was judged as the best participant all over the world when there was a conference at Asian Institute at Technology, and he was offered to come as a faculty there without any interview. So that is, he's got a very some qualities. Based on that, he wherever he goes, he just as a good person, able trainer. So, but after his retirement in Bihar Administrative Institute, there is no connection between the central government and the Bihar government as far as the training is concerned. So, DOPT is the apex training body in India which sponsor numbers of training programs to the civil servants and also to NGOs who are in collaboration with the state government. So, if my request to you is here, sir, kindly look into this matter. The work Amitabh ji did there during his tenure as a deputy director has to be continued by the present regime also. This is my humble request to all the audience, especially Akhwari Maheshwar Prasad Saab, who has got a lot of connection in the state governments also. Kindly look into this matter. That the good work which Mr. Amitabh Prasad started there has to be continued in the present circumstances also. तो कमाल पीयूष साहब, मैं आपसे एक और मैं बिना कुछ कहे नहीं रह पाता हूँ आपकी इतनी अच्छी बातें सुन करके, और आपकी अच्छी बातें इसलिए सुनता हूँ कि आप एकदम हृदय की बात को अपने जीवा पर ला करके बोलते हैं, उसमें कोई बहुत ही निश्चल रहता है। लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ तो बड़े मतलब उत्साह से मैं रिटायरमेंट होकर के करीब 20 साल पहले आया था पटना। जी जी। अभी चंद्रेश्वर जी यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हमको थोड़ी साहस हो रही है बताने का, क्योंकि एक इवेंट हम करने वाले थे, उसमें इतनी ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा कड़वा अनुभव हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हमें लगता है कि ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एक कैंसर पार हो चुका है, फोर्थ स्टेज में है। ये बड़ा मुश्किल है इसको। मैं आपको शेयर करता हूँ, फॉरेन ग्रुप तो नहीं है, इसलिए हिम्मत करता हूँ, सब अपने हिंदुस्तानी ही भाई हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। मतलब वैसे गाना, इन बातों को कहने के पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम देश के बाहर के लोगों से तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताएं कि एक कल ह्यूमन राइट्स डे है। ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर को सारी दुनिया में मनाया जाता है। हम लोग भी मनाना चाहते हैं। अभी चंद्रेश्वर खां उसमें आने वाले भी थे और किसी वजह से नहीं आ पाएंगे। लेकिन बताएं आपको कि टिल द लास्ट मोमेंट वी वर बाइटिंग आवर नेल्स कि हुआ रिजर्वेशन हमारा हॉल का या नहीं रिजर्वेशन हुआ। मतलब ये कि प्रिंसिपल साहब को मालूम नहीं है कि उनका हॉल इट हैज बीन ऑलरेडी सीज्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों उनको प्रॉब्लम भी है एडमिनिस्ट्रेशन का। 2 लाख टीचर्स का एग्जामिनेशन लेना है, तो 2 लाख टीचर्स का एग्जामिनेशन लेने के लिए जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सबके हॉल बुक हो गए। अच्छा, तो अब बुक हो गए तो आप कैसे आप कोई सेमिनार करेंगे, कैसे आप कोई इवेंट करेंगे? आपको बड़े बड़े हॉल चाहिए तो नहीं। और वो हुआ, हम लोग बड़ी मुश्किल से एक जगह हम लोगों को बिल्कुल हॉल मिल गया। कॉलेज है यहाँ पर, उसका बहुत सुंदर हॉल बना हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल साहब को मालूम नहीं था कि
जिस दिन सेमिनार के लिए उन्होंने क्लियरेंस दी थी, उस दिन तक मालूम नहीं था कि द स्टेट हैज ऑलरेडी रिक्विजिशन और द वेन्यू। तो ऐसी चीजें यहाँ पर, अच्छा उसके आज कल रात को एक फ्लैश करना शुरू हुआ मीडिया में कि पहले तो हम लोगों को कहा गया था कि आप 9:30 बजे के बजाय आप 2 बजे शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब तक एग्जामिनेशन का एक सेशन हो गया होगा। जी सर। 3 घंटे का सेशन हो गया होगा, तो 2 बजे शुरू कर दीजिए। तो हम लोग तैयार हो गए, लेकिन आज फिर उसका कि नहीं, अब 2 बजे से नहीं, आपको 3 बजे से करना होगा। अब साढ़े दिन का प्रोग्राम हम 3 बजे से कैसे 3 घंटे में 4 घंटे में गए। लेकिन ये चीज फिर हमने पूछा तो ये बड़ी आम चीज है यहाँ पर, ये कॉमन एक्सपीरियंस हो गया है। सब लोग कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव देयर freedom completely, they are under the thumb of this state police and this state administration। तो अब क्या करें बताइए? Very sorry, such a state is prevailing। आपने कहा तो हमको मन में नहीं रहा कि हम क्या कहें, अच्छी बातें सुनकर के। नहीं sir, this is very ethical and very sorry state that under these circumstances which you see that you have booked the hall and now this interview can be given only after 3 p.m. So it's just a matter of joke now। व्यूज आपको कैसा लग रहा हो सुनकर के? नहीं, बहुत समस्या है सर। मैंने तो बिहार में 2 साल काम किया है, तो मैं तो जो हालात देखता था तो बाद में इतना मन विचलित हुआ कि मैं तो फिर छोड़ के ही आ गया। आई हैड ए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं 2 साल में ही छोड़ दिया। जिस प्रकार से वहां पे ऑफिसर लोग बिहेव करते थे, यहाँ तक की हालत थी, मतलब पर्सनल लेवल पे भी देयर वाज एन ऑफिसर हु वाज एन आईएएस ऑफिसर, और वो मतलब सबको बोलता था भाई इनको बहुत पैसे मिलते हैं, इनको तंग करो। अरे यार आप कमाल कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी है, कोई 40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा, उसको यूटिलाइज करो। वो कहता है इनको तंग करो। तो मैंने कहा यार ये मेंटेलिटी है इन लोगों की। और एक वो हमने कोई काम करवाया तो उसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको थोड़ा नेगोशिएट करके उसका पैसा कम करवा दिया कि भाई ये तो आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो, इतना पैसा नहीं होना चाहिए। तो वो मंत्री जी ने मुझे बुला के खूब खरी खोटी सुनाई कि आपने इसका कम क्यों करवा दिया। इमेजिन, मतलब दिस वाज द प्रिवेलिंग कंडीशन। फिर जो भी जितने भी हमने प्लान्स वगैरह बनाए वो सारे दुनिया भर के, उसमें हमने कुछ लीगल भी काम थे, वो लीगल लॉ बनाना था एक टूरिज्म के ऊपर, गेस्ट हाउसेस की रजिस्ट्रेशन वगैरह का, वो सब बनाया। वो सब ठंडे बस्ते में चला गया, कोई किसी ने देखा तक नहीं। हमने इतनी मेहनत करी उसके ऊपर। आई स्पेंट ऑलमोस्ट, एक वो एक्ट बनाना था पूरा, वो पूरा डेवलप किया, वो पूरा बनाया, दुनिया भर के मॉडल्स देखे, उससे बेसिस पे उसको डेवलप किया। ऑलमोस्ट 100 पेज डॉक्यूमेंट आई क्रिएटेड। तो वो सब वो ठंडे बस्ते में चला गया, कोई पूछने वाला ही नहीं था उसको। उन्होंने कहा ठीक है जी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाने के लिए भेज दिया जाए। वो चला गया, उसके बाद वो वापस ही नहीं आया पलट। तो इस प्रकार के काम होते थे वहां पे, जिस प्रकार की वो वहां पे मेंटेलिटी थी। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर राकेश भट्ट भी हैं यहाँ पर, वो सुन रहे होंगे। तो बड़ा उसमें मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाया कि टूरिज्म में होम स्टे बनाया जाए, घरों में लोगों को परमिशन दी जाए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, जो विलेजेस के अंदर हाउ टू पुट अप द गेस्ट हु कम्स फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम एनीवेयर। तो उसमें उन लोगों की भी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, कुछ लोगों को भी एक एथनिक चीजें देखने को मिलेंगी। फिर वहां पे उस जगह का आर्ट कल्चर एंड उसके जो आर्ट्स हैं, उसकी डांसेस वगैरह हैं, या उनकी और कोई कलाएं हैं, या उनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको प्रमोट किया जाए। तो वो वहां पे हैंडीक्राफ्ट विलेज बनाए जाए। तो वो सारी चीजें, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, जो कि वो उन्होंने ढंग से किसी ने देखा भी नहीं। तो आइडिया वाज टू डेवलप इट इन सच ए वे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है होम स्टेज के बारे में, और बिहार गवर्नमेंट डजंट हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड इट सो फार। तो उसका मैंने पूरा होम स्टे का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया कंप्लीट, उसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा, जबकि थोड़ा हिंदी में लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी उसको लिखा, टाइप वाइप करवाया, पूरा तैयार करवाया उसको कि वो होम स्टे इज ए वंडरफुल थिंग विच इज सॉर्ट ऑफ प्रिडोमिनेंट वर्ल्ड ओवर।
आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, अब्रॉड भी ये बहुत पॉपुलर है कि और रूरल एरियाज में इट कैन डू ए वंडरफुल थिंग, और आपको गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, यू ओनली हैव टू गाइड दोज पीपल हाउ टू वर्क ऑन इट। लेकिन वो कुछ हुआ या नहीं, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आपका तो बहुत ज्यादा है मेरे कंपैरिजन में। मैंने तो 2 ही साल लगाए वहां पे, लेकिन समस्याएं बहुत हैं वहां, कोई कुछ करना नहीं चाहता। एक हमने टॉयलेट्स का मैं बता रहा था, हमने बनाया कि जो हाईवेज के ऊपर अब दूर दूर तक चले जाओ और कहीं पे टॉयलेट नहीं है तो सब पेट्रोल पंप्स के साथ बनाए जाएं, प्लस जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं चाहे रोड साइड ही हैं कुछ भी हैं, उन सबको कंपलसरी किया जाए कि आप एक टॉयलेट बनाएंगे यहाँ पे, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बना के, और उनको थोड़ा कैपेक्स दे दिया जाए तो बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, उसमें आपको स्टेट को कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के प्रोग्राम उनको पसंद ही नहीं आते थे। अच्छा, एक रेस्टोरेंट वाले ने बना दिया, उसको 5 लाख रुपया देना था, और वो बेचारा लड़ाई जा रहा है, वो उसे दिया ही नहीं एक पैसा भी। वो सब उसको पता नहीं क्या मांगते थे, उससे क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। बेचारा बहुत बार आके लड़ा, मेरे आगे भी उसने सिर फोड़ा, कहता है साहब आपके कहने से देखो हमने कर दिया और ये अब कुछ हो ही नहीं रहा। ये बड़ी समस्या है। ठीक है, देखिए खैर दिल्ली में भी मतलब बहुत सब स्ट्रगल भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा है। हम लोग एक निर्मल कुमार वर्मा, आप लोगों ने सुना होगा, निर्मल कुमार वर्मा, उन्होंने मतलब एडीएम थे, वो हमारे भैया थे, उन्होंने इंडस वैली स्क्रिप्ट को पढ़ लिया था और दुनिया के अकेले आदमी थे वो, उन्होंने लिखा किताब और खूब खुश हो करके चारों तरफ। दिल्ली में भी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, वहां पे एक हम लोगों के होते थे कौन, AK पाठक चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, वो पीछे पड़ गए थे कि ये किताब तुम मेरे नाम में करवा दो, वो उन्होंने नहीं किया। हाँ, मेरे नाम में करवा दो, उसके लिए उन्होंने मतलब बहुत सा पैसा वैसा सबका लालच दिया, फिर भैया ने उसको नहीं कराया और बड़े रहस्यमय ढंग। और इंडस वैली स्क्रिप्ट को मैंने भी सीख लिया और मैं उसी भाषा में भैया को चिट्ठी लिखता था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो अक्षर लिखे जाते थे उसको मैंने सीख लिया, उसी में मैं भैया को चिट्ठी लिखता था। लेकिन पता नहीं कहते हैं उनको फूड पॉइजनिंग कर दिया गया। नाउ ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। अभी हम लोग कितने हैं सर, आप हम लोगों को सिखाइए थोड़ा। आप हम लोगों का ग्रुप जो है उसमें अच्छी बातें बताइए, हम लोग सब इंटरेस्टेड हैं। अब हम लोगों के ग्रुप में जो इतनी अच्छी बातें हुई तो डॉक्टर कमल, डॉक्टर राकेश, उमेश जी और बाकी खान साहब, ये लोग सबको, आप भी कम ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञान है आपको, हम लोग के गुरु हैं और प्रसाद साहब, सबको मिल करके हम लोग जो एक जैसे आज ही है टूरिज्म, राकेश जी का हमको बहुत अच्छा लगा, ये मतलब रूरल टूरिज्म पर हमने बहुत काम किया ट्रेनिंग में और बहुत काम और सक्सेसफुली किया। और हम सक्सेसफुल अपने सर्विस लाइफ में इसीलिए रहे कि हर डायरेक्टर जनरल हमको बाला प्रसाद IAS जो प्रेसिडेंट के पर्सनल सलाहकार बन के गए, वो हमसे पढ़े थे DTS। उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ से पढ़ूंगा और वो उन्होंने पढ़ा। सुधीर कुमार आके कितने लोग, कितने IAS को हम लोगों ने पढ़ाया। तो हम लोग यदि आगे बढ़ करके जो प्रोग्राम या जो ये एक खाका तैयार करें, खाका तैयार करके हम लोग मंत्री से मिल करके और सभी किसी से मिल करके इसको एक्शन देने की प्रयास और ये काम शुरू करें। और इसमें केवल मतलब प्रसाद साहब, खान साहब, जोशी साहब ऐसे ईमानदार लोग रहेंगे और ये मिल करके हम लोग फिर इस आज का यदि हमारा ये मतलब वेबिनार घाना से जो हमने कराया, ये सक्सेस बनाना है तो इसको लेकर के which what action to be taken and to whom we have to meet और for what purpose, ये बना करके हम लोग दौड़े। सभी के पास तो गाड़ी होगा, सभी को मिल करके हम लोग इसको दौड़ करके इसको वर्कशॉप दे करके एक नया चीज खड़ा करने का ताकत हम एजेड लोगों में भी है, एजेड लोगों में भी है। जोशी जी बताएंगे। अच्छा, अमिताभ जी, ये जो आज राकेश भट्ट जी आपके साथ में आए हैं,
ये डिजास्टर मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट रहे। ही वाज हाँ, कंसल्टेंट राकेश टू गवर्नमेंट ऑफ डिजास्टर का यूपी। तो हमने बहुत कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम इसमें कराया हमने यहाँ पे पटना में, और इसके लिए हम वहां भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, वेस्टर्न रिजॉर्ट में। वहां हमारा प्रेजेंटेशन एक अलग शेप दिया था। हमने उन लोगों से पूछा भी, एक चाइनीज थे और एक वियतनामी और एक अमेरिकन ट्रेनर थे। हमने उससे पूछा कि बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोग बता देते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कर देते हैं, लेकिन हु विल इम्प्लीमेंट? सपोज हमारे 100 आदमी है, आज एक एक आदमी पर हमारा 15-15 हजार रुपया का रोज का खर्चा है, और 100 आदमी है, 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है। सपोज कोई रोता हुआ आता है कि हमको ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसको आंसू पोंछने के लिए कौन जाएगा? कोई नहीं। ये उसका काम है, ये उसका काम है, योग करेगा, हम क्यों करेंगे? और पैसे लेने की बात होगी तो सब चले जाएंगे जी। मतलब ये टेंडेंसी जो हम लोगों की है, और ये मतलब खान साहब हम सबको इंट्रोड्यूस कराए। खान साहब के यहाँ पैसे ले मेंबरशिप लेने चला गया आदमी वहाँ जमशेदपुर। अब मतलब गुडविल को क्रिएटिव वे में लगाना चाहिए, और ये करके यदि हमारा इस तरह से कोई साथ दे तो देखिए, मैं इतिहास फिर जितना भी उम्र मेरा बचा है, ये तो 1-2 बरस हमारा तो हार्ट अटैक में कट गया और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो हम रुक गए, लेकिन फिर जब हम जागे हैं तो अब हम ये सब करने की सपना देख रहे हैं, और कुछ हद तक सफलता मिला है और कुछ मिलेगा भी। हम लोग आशावान्वित होकर के, और whatever we are talking, whatever we are deciding, we should make a chart and we should implement। and उमेश जोशी साहब भी ये विनय शुक्ला जी इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड हम खुद सब काम खुद सब चीज खुलेआम बोल रहे हैं, और इसको करके और इसको वर्क शेप देने का हमको, मतलब उस समय अब नीतीश का क्या दिमाग है ये पता नहीं, बट दैट टाइम नीतीश वाज हेल्पिंग मी। हमको बहुत हेल्प किया, विदेश जाने में भी उन्होंने हेल्प किया, अपना एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी दे दिया, वहां पे हमने कई कॉन्फ्रेंस भी करवाए उनके, मतलब हॉल में करवाए उनके घर के पीछे, और फिर वहां पे आग लग गई तो उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया। कितना पॉलिटिक्स मैंने झेला है। अब हम गंदे लोगों से एकदम, तो बस हम एकदम उसकी तरफ भाग जाते हैं, मतलब बिजली की तरफ दूर भाग जाते हैं। अमिताभ जी, गंदे लोगों का नाम मत लीजिए, नेगेटिव एनर्जी आती है। और राकेश भट्ट साहब से कहिएगा कि डिजास्टर फ्री वाटर। तो अब जो है कि अब भी हम चाहते हैं कि हम लोग सबको मिल करके जो डिस्कशन होता है उसको वर्क शेप भी दें। अब मैं चाहूंगा अपने चंद्रेश्वर खान साहब से अमृत बचन सुनने का और उनका आशीर्वाद लेने का कि हम लोग का सपना और हम लोग का मेहनत पूरा हो। चंद्रेश्वर खान जी, ये हम अपने मन की बात आज बोल गए। हाँ, अपने मन की बात जो बोली है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो ऐसा है, ये मैं नहीं कहता कि हम लोग आपकी जो बेंचमार्क है बहुत ऊंची है, वहां तक उसकी आधी ऊंचाई तक भी हम पहुंच सकेंगे, लेकिन प्रयास हम लोगों का रहेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा मुश्किल है, हमको ऐसे व्यक्ति को हम खोज के भी नहीं मिलेंगे जो इतनी गहराई से, सच्चाई से और ईमानदारी से जो सोचता हो। ये बड़ा मुश्किल है ऐसा आदमी खोजना। आप समझते हैं कि हम लोग ग्रुप में ऐसे लोग हैं, तो हम तो पहले अपने को सोचते हैं तो हम बताते हैं मैं तो फेल कर जाऊंगा आपके, आई वुडंट बी एबल टू रीच योर द हाइट एट व्हिच यू हैव, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई। अभी सब अच्छा लग रहा है हमको ये सुन करके कि हम लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जो खरी खोटी, आप जैसे आपने एक बार कहा था वो के पाठक के विधायक के बारे में आपने कहा था, तो नाम तो चाहिए था कि छुट्टी नहीं देते हैं काम, वो फेस्टिवल में हाँ, बता रहे थे। और डेट हो गई,
उसको मतलब पहाड़ पे चढ़ाना सिखा रहे हैं, वीडियो को पहाड़ पे चढ़ना क्या सीख, वहां उसका दम फूल गया, उसका डेथ हो गया और उसके घर वालों को 3 लाख रुपया घूस का पैसा जाके दे दिया और लोग चुप हो गए। अरे क्या बताएं अब। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है त्राही त्राही कर रहे हैं उनके नाम से। त्राही कर रहे हैं। हिंदू की सारी छुट्टियां बंद हो गई, दुर्गा पूजा, ये ममता बनर्जी खड़ा हो गया यहाँ पे पता नहीं, और मुस्लिम का सारा त्योहार का छुट्टी 2-2 दिन 3-3 दिन। हम उस धर्म से ईर्ष्या नहीं करते, हम उसके मस्जिद भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि इस व्यवस्था को हिंदू ही कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, और मतलब सीना ठोक के कर रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं क्या मिलेगा, इनके वंशज कहाँ जाएंगे। ये अभी तो बढ़िया सी एयर कंडीशन में खा लेंगे, पी लेंगे, सो लेंगे, इनके आने वाले लोगों को तो ये मार के खा जाएंगे यदि ऐसा करते रहे तो, हम जिनको बढ़ा रहे हैं तो। ये एकदम नंगा सत्य है, कोई समझता नहीं है। हम तो बहुत एकदम खरा खरा बात जोशी जी जानते हैं, हम बोलते हैं, और वो लोग ऐसे लोग हमसे चिढ़ते हैं, तो चिढ़ने वाले चिढ़े, जले, मरे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। उनको अच्छा बनाने का चेष्टा भी हम नहीं करते। सारी दुनिया का गंदगी साफ करने के बजाय हम अपने पैर में जूता पहन लेते हैं और अपने को अब चंद्रेश्वर खान जी को बोलने दीजिए, 9 बज गया है और इनकी मधुर सुनने के लिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं। बहुत बात हो गई। हाँ खान साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े मनोयोग से सुन रहा था, और प्रसाद साहब इतनी व्यस्तता और इतनी चिंता के बावजूद इसके लिए समय निकाले, ये एक होप गिविंग रे है, एक आशा की किरणें। अमिताभ जी घाना से इसका संचालन इन्होंने किया, ये एक आशा की किरण है। डॉक्टर कमल ने कमाल किया दिल्ली से, डॉक्टर जोशी साहब ने, विनय जी ने लखनऊ से, और राकेश जी ने कश्मीर से। तो मेरा आज का जो प्रेम प्रस्तुत होगा वो ये कि देखिएगा कि कई जगह से आशा की किरणें आ रही हैं, और ये प्रकाश से दुश्मनी नहीं है। बल्ब जल रहा है और यदि हम दूसरा लाइट भी जलाएं तो वो उसमें मिल जाएगा, लेकिन अंधेरा से मिलता है, उसको और घना करता है, लेकिन एक दीप जब वहां जलता है तो अंधकार थोड़ा भागता है। तो हमें आशा रखनी पड़ेगी, एक प्यार भरी आशा कल के लिए, और सच्चाई उसका बड़ा अच्छा हिस्सा होता है। जो आप बेबाक बोलते हैं, लोग कई दफा डर जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, मित्रता बचाने के लिए या किसी और कारण से। लेकिन अमिताभ जी, आप में भगवान ने ये क्षमता दी है कि जितने लोगों को आपने जोड़ा, जितने लोग चले भी गए उनको भी जोड़, क्योंकि सब जोड़ने का काम नहीं कर सकता है। और ये हम लोग प्रसाद साहब से सीख सकते हैं, माहेश्वर प्रसाद साहब से। न सिर्फ उतने पावर को एंजॉय करने के बाद भी इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसको दूसरे रूप में देखा जाता। कमल साहब ने 2 साल गुजारा, ये मैं समझ सकता हूं। तो मैं अब धन्यवाद के रूप में आपको बोलूंगा कि आशा अमिताभ जी ये है कि एक दफा मैं बातचीत कर रहा था तो बोला कि ये तो भगवान के भरोसे चल रहा। हम बोले बिल्कुल, अभी भी देखिएगा कि भगवान के इंडस्ट्री में जितना लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उतना आदमी को बनाए हुए इंडस्ट्री में रोजगार नहीं मिला। भगवान के इंडस्ट्री में, भगवान की इंडस्ट्री है। भगवान के इंडस्ट्री। आप ये देखिएगा कि जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ कितना कुछ आ रहा है,
कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। क्या वंडरफुल बात कही है आपने। तो अब उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से भगवान की दी हुई प्रज्ञा को, जो कुछ लोग गड़बड़ काम में यूज कर लेते हैं, तो हम लोग उसको सही काम में इस्तेमाल करें। आज का ये विशेष आगमन, मैं मन ही मन सोच रहा था, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे भी अंग्रेजी में यदि कमल को पढ़ेंगे तो वो कमाल ही होगा। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल कमाल हो गया, क्योंकि मनोयोग से, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपने कहा था कि होगा हुआ, और अखौरी साहब का भी आगमन हो गया। सब यदि हम लोग आपस में यहाँ देखें तो सभी जगह से हैं। तो बिल्कुल बड़े उद्गार के साथ, प्रेम के साथ अभी बुद्ध की बहुत एक आध दो दिन चर्चा रहेगी, क्योंकि इसी ये समय बुद्धिस्ट लोगों के लिए अंदर अंदर जो इंटेलेक्चुअल है वो काफी अध्ययन करते हैं। तो उस बीच में हम लोगों ने इन चीजों को लाया, बहुत बढ़िया से सभी ने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल प्रसाद साहब इसको पसंद करते हैं, अमिताभ जी भी। तो मैं आज पुनः, क्योंकि एक दो हफ्ता गैप हो गया, जुड़े हुए हाथ से, झुके हुए माथे से और खुले हुए दिल से, क्योंकि दिल से हम लोगों ने बात की, दिमाग का उपयोग किया, अब एक्शन हाथ को बढ़ा। कमल जी से आग्रह हम लोग करें कि हम लोग से जुड़े रहें। जी बहुत हम लोग, और वो बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे प्रणाम के समय में मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, तो जब हमारा दिल मिले तो दिल भी ऐसे जुड़ जाए और ये दिखाई पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आगमन के लिए, सुनने के लिए और कहने के लिए। हम लोग सुने भी और कहे भी, लेकिन कोई कहा सुनी नहीं हुआ, कि तकरार नहीं हुआ। इस तकरार के बदले में हमने प्यार किया एक दूसरे से, मन की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम और धन्यवाद। सर एक मिनट मैं राजेश बोलना चाहता हूँ। प्रसाद साहब को चरण स्पर्श, डॉक्टर कमल को मैं आश्वासन देता हूँ, इस बार आपका जहाँ भी होगा वहाँ पे हम और जोशी जी जिसका भी आ जाए, तो हम आपका एक स्टेप तो करा ही देंगे। और राकेश जी भी आ जाए और विमल जी आ जाए, विनय जी भी, तो हम लोग राकेश भट्ट कुछ कहना चाहते हैं। राकेश भट्ट कुछ कहना चाहते हैं। सर सभी को मेरा प्रणाम, और एक चीज शेयर करनी थी आप सभी से। उमेश जोशी सर से मैंने सीखा, वो मेरे गुरु रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट को भी मैं डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ के देख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट पे प्लान बनाया, और कैसे उसको हम वेस्ट से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई वेस्ट होता है, बस खासकर जब लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक जैसे बड़े डिजास्टर्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट जो है उसको मैनेज करना पड़ा, और वो कैसे, इस पे भी मैं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उमेश सर से, मेरे गुरु हैं। और मैं यही कहना चाहता था कि इस फोरम पे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपने गुरु के सामने कुछ बोलने का मौका मिला, और प्रणाम करता हूं मैं। आप मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूं आप सभी के बीच में, और मुझे लगातार सीखने का अवसर मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। और ऐसा फोरम मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, इसके लिए सभी का मैं आभारी हूँ। भट्ट जी, मैं चाहूंगा कि रूरल डेवलपमेंट के संबंध में भी आप एक हमारा वेबिनार एक रविवार को रखें, और उसमें आप एक अपना अच्छा आइडिया दें। हम भी तैयारी करेंगे, हम भी बोलेंगे, और हम लोग आपकी बात को बहुत समर्थन देते हैं कि एक्शन पे अब आ जाना चाहिए, और जितना भी जिंदगी 2-4 बरस जो भी बचा है उसको एक्टिव लाइफ में बिताएंगे। थैंक यू, प्रणाम, सादर प्रणाम।
चरण स्पर्श बुजुर्गों को, प्रसाद साहब को, खान साहब को, जोशी जी को, सबको, और कमल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने धन्यवाद कहा। आपका हम लोग ये मिलेंगे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और धन्यवाद। सकारात्मक रूप से मिले, आपकी बार एक्शन शुरू करें, थैंक यू। ये हम यहाँ बिल्कुल। प्रॉमिस करें। आपको हम लोगों का हृदय से आश्वासन कि हम लोग आपके साथ हैं, रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप जो पहल कर रहे हैं वो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अच्छी चीज है, और हम लोग उस भावना से ही जुड़े हुए हैं, उसी भावना से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओ प्रतिभा।